बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब अगले महीने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच कराची में 30 अगस्त से खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ यह ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और फिर उसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। इन दिनों इंग्लिश क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेल रही है। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी की बातें हो रही थी कि 3 लोगों को फारिग भी किया गया, जिसमें वहाब रियाज, अब्दुल रज़्ज़ाक और मंसूर राना शामिल थे, और फिर कुछ लोगों को एलिवेट भी किया गया। लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे और इसके लिए यकीनन PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी को उन लोगों से होशियार होना पड़ेगा जो उनके दाएं और बाएं जानिब बैठकर उन्हें मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गुज़िश्ता कई चेयरमैन के साथ वाबस्ता रहे और उनको जो है जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो उनको घेर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगी या पूरी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 12.5 अरब रुपए एलोकेट किए हैं 3 स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की मेन बिल्डिंग तो गिरा दी गई है और वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है। फिर रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स की भी रेनोवेशन होगी। तो अब देखते हैं कि ये जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है इसके हवाले से भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारतीय जर्नलिस्ट जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, इसके हवाले से क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है, बड़े बड़े अखबारात में काम कर चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर अरब न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं। डॉन, दी न्यूज़, बड़े अखबारात में इन्होंने, हेरल्ड, हर जगह इन्होंने काम किया है और इनका बड़ा वसी तजुर्बा, एक तवील अरसे से ये क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे रिशाद महमूद साहब से। लेकिन इससे पहले कि रिशाद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, क्रिकेट के हवाले से ये पैकेज था। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद, और वीडियो लिंक पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ जो है वो पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी बड़ी गहरी निगाह है। हम पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अब्दुल रऊफ से और फिर रिशाद महमूद साहब से पूछेंगे। अब्दुल रऊफ, क्या देखते हैं अब पाकिस्तान क्रिकेट में? अब तो बांग्लादेश की टीम आने वाली है अगले महीने, आप क्या समझते हैं? शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान जो है मुकर्रर कर दिया है। आप समझते हैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफ़ी तब्दीलियां होंगी उस टीम में जो T20 की टीम थी, क्योंकि कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, उसामा मीर, बेशुमार जो खिलाड़ी जो बाहर थे वो वापस आ जाएंगे। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इकबाल में डेफिनेट लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि जो T20 टूर्नामेंट के लिए कंसीडर करते रहे हैं पीछे हमारे प्लेयर्स, जो लास्ट वर्ल्ड कप के लिए उससे पहले T20 फॉर्मेट में खेलते रहे, तो ज्यादा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस उन्हीं प्लेयर्स पर रहा, मगर ना तो वो T20 में परफॉर्म कर सके और ना ही आपको याद होगा कि जब 400 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ उसमें परफॉर्म कर सके। तो अब इनको टेस्ट मैचेस काफी अच्छा से पाकिस्तान खेला नहीं है, तो अब इनको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से इनको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें बार बार की तब्दीलियों की वजह से उसको 9 ग्रेड पर खड़ा करती है, तो उसमें जी उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो बार बार चेंजिंग वगैरह होती है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को जो आपका रिप्लेसमेंट प्लान है उसको बहुत बुरी तरह उसको मजरूह किया है। यही वजह कि आपको जो टेस्ट फॉर्मेट है इसमें भी आपको T20 स्पेशलिस्ट ही लाने पड़ते हैं और आपको जो पीछे 3-4 आपने सीरीज खेली है उनमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी मैंने ये हाईलाइट्स देखी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ। एक तो वहां पर खेलने का कोई तो बनता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश वही एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक ऑफ स्पिनर और 2 मीडियम पेसर जो 115-20 की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे थे। तो वो बॉलिंग करते रहे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा एडवांटेज वहां पे नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल के, क्योंकि उनके पास कोई अच्छी फास्ट बॉलर वहां पर नहीं है, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं हो सकती। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए वो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसमें वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है। आप देखें कि जो खुरम शहजाद है अब दोबारा फिर उसी एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं जिस एक्शन से उनको इंजरी हुई थी, और उसके बाद जो आपके दूसरे शाहनवाज दानी है वो अनफिट हो गए, शाहनवाज दानी सीरीज से बाहर हो गए। अब्दुल रऊफ
वो अभी अनफिट अगर सीरीज से बाहर हो गया और तो मोहम्मद अली है, देखिए आप वो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो एक्सेप्शनल बॉलर है, वेरी गुड बॉलर है, मगर जो उसका प्राइम टाइम था, जो एज था, जो फास्ट बॉलर की एज 18 से 30 साल तक, वो आप जाया कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अब उसको लिंग ऑन करना मजीद, मेरा ख्याल है कि उसकी बजाय उनको भी साथ रखना चाहिए, मगर रिप्लेसमेंट लाजमी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो उस सिलसिले में नजर नहीं आ रहे और वो भी बॉलिंग करते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है रिशाद साहब, ये जो सीरीज रखी है बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इसका क्या तुक बनता था? जो उस्मान वाला साहब डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई उनसे पूछे, जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में गई 5-6 दिन डैलस में रही और कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था और डायरेक्ट इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में खेलती रही, तो आप नहीं समझते इसका, जिस तरह अब्दुल रऊफ मेंशन करें, कोई पर्पस नजर आया आपको? जो पिचेज है, कह रहा है स्पिनर खेल रहे हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, तो हमें फायदा क्या होगा इससे? जी बिल्कुल मिर्ज़ा, इसमें कोई पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कोई टफ टाइम नहीं मिला, कोई टेस्ट नहीं हुआ उन प्लेयर्स का जो वहाँ पे गए थे। तो ये एक तो वाकई ये तो भी समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश की टीम इसी खित्ते की टीम है, उसको भी वहाँ भेजना और पाकिस्तान शाहीन्स को इतनी दूर भेजना, और फिर वहाँ पे एक बहुत ही मीडियोकर साइड जैसे रऊफ कह रहे हैं बांग्लादेश में, तो वो किस तरह से प्लेयर्स का कोई इम्तिहान होगा। ऑस्ट्रेलिया में पिचेस यकीनन अच्छे हैं, लेकिन ये कि कोई मैचेस हो रहे हैं इनके, जो मैचेस हो रहे हैं, जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑपोजिशन तो कोई तगड़ी हो ना, तो फिर पता चले कि पाकिस्तान जो है वो कितने पानी में। पाकिस्तान ने बड़ी कन्विंसिंगली उनको हराया और बड़े बड़े स्कोर किए, लेकिन अब यही प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आके और जो अच्छी अपोजिशन आई है कभी उनके खिलाफ फेल हो जाते हैं। बेन स्टोक्स ने उसका मुजाहरा किया, उनकी टीम ने 3-0 जीत के गए वो। तो अब ये सही मानों में कोई एक प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आइटमीज जो बनती हैं अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो कौन बनाता है ये समझ में नहीं आता कि बिल्कुल यानी हैफ हैजर्ड टूर्स होते हैं और अचानक कोई बीच में एक टूर दाखिल हो जाता है या शामिल हो जाता है जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। अब अब्दुल रऊफ आप देखें ना कि पीएसएल के बाद पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज कराने जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वहां 3 T20 3 वनडे खेलेगी, उसके बाद जाएगी पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका, वहां 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलेगी, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेगी, फिर पीएसएल होगी, और फिर उसके बाद आप ट्राई नेशन करा रहे हैं। तो आप नहीं समझते, जिस तरह रिशाद साहब कह रहे हैं, कि कोई तुक समझ में आता है कि जो प्लानिंग का फुकदान नजर नहीं आता आपको? देखिए इकबाल भाई, ये मैं प्लानिंग पे अभी बात करता हूँ, मुझे एक पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन की जो टीम है, ए टीम जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर इन्होंने भेजी है, तो बेसिक जब आप टीम को या जूनियर टीम को किसी टूर पर भेजते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि आप जो यंगस्टर्स हैं या रिप्लेसमेंट प्लान पे आपको अच्छे प्लेयर मैसर आ सके जो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। मगर उस टीम में ऐसे प्लेयर भी उन्होंने शामिल किए जो 18 साल पहले हमारे साथ खेलते रहे, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं। और एक लड़का जैन अब्बास है, मेरे ये जनूबी पंजाब का है, उसकी 800 रन है, पीछे काजल ट्रॉफी में एक डबल सेंचुरी उसने किया, 290 रन की इनिंग खेली है और 87 रन की एवरेज के साथ उसने स्कोर किया था। मगर उसका उस सरप्राइजिंगली ये उमर अमीन से क्या निकालना चाहते हैं अब्दुल रऊफ? उमर अमीन से क्या निकालना चाहते हैं? देखिए मुझे नहीं समझ आती कि क्या, यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक नेपोटिज्म रहेगी, जब तक सिफारिश कल्चर रहेगा, जब तक फेवरेटिज्म रहेगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही हाल आगे जो पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी यही है कि आप मेरिट की बजाय आप जो आपके फेवरेट लोग होते हैं उनको आप ओब्लाइज करते हैं। नो डाउट कि आईसीसी आपको ह्यूज फंडिंग करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी कोई बंदरबाट अपने लोगों में शुरू कर दें और मेरिट को बिल्कुल उसका ख्याल ही ना रखें और सिर्फ ऑब्लिगेशन का गेम चलता रहे। तो ये जो आपने अभी बात की है कि मैनेज कर रहे हैं टूर, वो भी मेरा ख्याल है किसी का शख्साना है कि क्योंकि आपकी पॉलिसी उस वक्त बनती है जब आपके पास विजन होता है। विजन आपका उस वक्त होता है जब आपके पास एजुकेशन होती है। एजुकेशन में ये होता है कि फिर उसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस डिपार्टमेंट के साथ 15-20 साल का होना चाहिए, ताकि आप आगे 5 या 6 साल की या 10 साल का रोड मैप दें और प्लान करें और फिर एग्जैक्टली आप जानते हैं कि क्या सिस्टम किस तरीके से चलाना। इस तरह नहीं होता कि आप ओवरनाइट चीजें बदल के आप प्लान कर दें और फिर ये चीजें आपके सामने आएंगी जो आ रही। ठीक है रिशाद साहब, अब जिस तरह मेरिट की बात की, सिलेक्शन कमेटी हमने 2 लोगों को फारिग कर दिया, फिर उसके बाद बिलाल अफजल साहब जो हैं वो चेयरमैन के एडवाइज़र बन गए। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था कि उनको सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रखा गया, और अब हमने कोई चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया। पहले भी लोग ये कह रहे थे कि चीफ सिलेक्टर होना ज़रूरी है, उसकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप नहीं समझते कि अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए अनाउंसमेंट होना है, जेसन गिलेस्पी जो है इस टीम के सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे, लेकिन एक्स ऑफिशो भी रख दिए, उस्मान वाला साहब भी हैं, उसके अलावा इनके 1-2 और भी लोग जो हैं, जो चीमा साहब भी
रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहेगी ये सिलेक्शन कमेटी। जी हाँ, बिल्कुल। ये मिर्जा जितनी उखाड़ पछाड़ कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट में है, मेरे ख्याल में वो सिलेक्शन कमेटी में भी उससे कम नहीं रही है। यानी सिलेक्शन कमेटी की भी एक मुसलसल एक मौजू बनी रहती है कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह क्या रहा है, क्या उसमें भी इनकी कोई स्ट्रेटेजी है कि सेलेक्टर्स ऐसे आए जो जाके वाकई मैचेस देखते हों, प्लेयर्स को असेस करते हैं। अब असद शफीक का क्या तजुर्बा है? अभी तो उसने रिटायरमेंट ली है। अभी रिटायरमेंट ली है, बिल्कुल सही। लाखों रुपए माना तनख्वाह उसको मिल रही है, इसने कहा चले जाओ। अच्छा, और वो आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो पीछे खामोश बैठे रहते हैं। असद शफीक का वो लगता है कि ओवर शेडो बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, मोहम्मद यूसुफ कई कैपेसिटीज में अब काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान की जूनियर टीम के हेड कोच भी थे अंडर 19 के, जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने गए। जी जी बिल्कुल। तो अब लेकिन वो जब नताइज नहीं दे सके ये लोग, तो फिर अब मैं समझता हूँ कि भाई एक उसमें भी एक जरूरत है कि आप कोई ओवरऑल करें और एक चेंज लाएं, एक फॉरवर्ड लुकिंग लोगों को लाएं जो एक कॉम्पिटेंट हो अपनी फील्ड के, जो जिनकी बहुत गहरी नजर हो इस वक्त के क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट में किस चीजों का फुकदान है, तो उन चीजों को करें। तो लेकिन ये चीज वहां पे भी जैसे रऊफ कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म भी नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहाब रियाज साहब जो सारे डिबैकल के जिम्मेदार थे, सीनियर टीम मैनेजर थे, सेलेक्टर थे, उन्हें सैक कर दिया गया। लेकिन अब पता ही चला है कि वो मालदीव जा रहे हैं और वो आईसीसी का ट्यूटर्स कोर्स कर रहे हैं कि वो कोच बनने जा रहे हैं। उन्होंने हर जगह तबाह आजमाई कर ली कि उन्होंने मैनेजर भी बन गए, सेलेक्टर भी बन गए। तो कौन उनको भेज रहा है? शाहिद अनवर भी उनके साथ जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके साथ, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ जो वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अब्दुल रऊफ से पूछेंगे, अब्दुल रऊफ, वहाब रियाज पूरा फुल्ली वो नाकाम रहे। अब सबको पता है कि कितना क्रिटिसिज्म हुआ वर्ल्ड कप में, वो किस तरीके से लड़कों के साथ, मतलब जिस तरह से लड़कों को बाहर जाने दिया गया, कव्वाली नाइट में जा रहे हैं जबकि सुबह मैच पाकिस्तान का होना है, बाज़ औक़ात लड़के देर देर से आ रहे थे, तो वो तो डिबैकल था। लेकिन अब उनको क्या, वो उनके जहन में आया कि कोचिंग भी शुरू कर दी जाए ताकि कल को गैरी कस्टन की जगह वो ले सकें। क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल भाई, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है। आपका मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए कि एक मिसाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियां, और वो जब भी रेवड़ियां बांटेगा वो बार बार अपनों को ही देगा। तो ये इनके चाहे 100 फेलियर हो जाए, यही लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, इनकी जड़ें यहाँ पर स्ट्रांग है और इनके लिंक्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बार बार इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये दोनों लोग, मैं इनको काफी अरसे से देख रहा हूँ, ना इनका कोई डेवलपमेंट की है इन्होंने, कुछ ना इन्होंने कोई काम किया, ना कोई स्पोर्ट्स साइंसेज में कोई एजुकेशन, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ये। तो ये फिर पाकिस्तान की क्रिकेट फिर उसी सिमत पे खड़ी रहेगी। फिर हमें बता दें कि जो आप बाकी लोग हैं सारे के सारे, वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं चले जाए। फिर या तो हमें शुरू से ही बता देते कि आप हमारा ये क्राइटेरिया, ये सिफारिश है, नेपोटिज्म है, सिफारशी कल्चर है और ये सारा कुछ है, दोस्ती आ रही है या कोई पॉलिटिशियन है या ऊपर से किसी की सिफारिश आएगी तो हम उसको बुलाइज करेंगे। तो फिर हमारे जैसे लोग बहुत अच्छा पहले पाकिस्तान छोड़ जाते तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर होता। अदरवाइज तो दुनिया का आप कोई भी सिस्टम या डिपार्टमेंट या इदारा या क्रिकेट बोर्ड जिस तरह बाकी चला रहे हैं, आप उठाकर देख लें, हमारे हर बंदा दूसरा बंदा राहुल द्रविड़ की मिसाल देता है, लक्ष्मण की या कुंबले की। भाई उनकी एजुकेशन देखें, कलाम से उन्होंने उस वक्त किया था, और एक तो इंडिया पाकिस्तान की एजुकेशन का जमीन आसमान के पास डिग्रीज वगैरह है। तो अब यहाँ पर इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे बताएं कि जो सिलेक्शन कमेटी ये बनाते हैं, मैनेजमेंट और स्टाफ बनाते हैं, उसमें एक मेरिट रखना चाहिए ना कि भाई ये सर्टन क्वालिफिकेशन, अगर आपने इस फील्ड में आना तो आपने ये क्वालिफिकेशन, आपकी मास्टर या एमफिल या पीएचडी ये होनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट जो आपने खेली थी वो खेल लिया, आपका नेचुरल टैलेंट था, आप रात को सोकर उठे, सुबह आपने बॉल पकड़ी, बैट पकड़ा, आप इसी तरह क्रिकेट खेलते थे। तो जब आपने इस फील्ड में आना तो फिर आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अदरवाइज तो फिर इसी तरह जो भी चेयरमैन आएगा वो अपनी मर्जी के लोगों को ब्लाइज करेगा, चाहे वो 100 रुपए 1000 गलतियां करे, चाहे उसे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इतना मर्जी बुरी तरह डैमेज हो, चाहे उसे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और क्रिकेट जितनी मर्जी बुरी तरह। माजी में हमने देखा है ये होता चला है। अब्दुल रऊफ सही कह रहे हैं रिशाद साहब, जो चेयरमैन आता है उसके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। उस दिन मैंने बात की कि सीईओ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उनके दाएं जाने
बाएं जाने नदीम खान जो चले गए थे, जिन्होंने के डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म किया था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैठे हुए। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से पीसीबी के चेयरमैन को जरूर देखना होगा, क्योंकि क्रिकेट में वो आए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनका काम है ये देखें कि आसपास के लोग क्या मशवरे दे रहे हैं उन्हें। जी जी बिल्कुल मिर्जा, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको एक अपनी जाती तजुर्बे का बताऊं कि मैं 2015 में मैंने लाहौर का टूर किया था, तो मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी का एक पूरा टूर कराया गया। अच्छा, आप यकीन करें कि इतनी सुनसान थी वो एकेडमी कि बाज़ दफ़ा आसेफ ज़दा होने का गुमान होता था कि उसका जिम भी खाली पड़ा हुआ था, उसके रूम्स में कुछ प्लेयर्स सो रहे थे, दूर दूर तक एकेडमी में कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जिस वक्त 1 बजा, उस वक्त लंच के लिए सब पता नहीं कहां से लोग उमड़ के आगे, कोई 45 आदमी, और वो 3 कोर्स लंच था जो पीसी वगैरह में होता है, तो वो सारे लोग अचानक नजर आने लगे। तो बोल के लंच के लिए तो आ गए, लेकिन अपने अपने कामों में वो कोई ना अपनी सीट पर थे, ना कोई वो वहां पे डिलीवर कर रहे थे। तो ये चीजें, जैसे आपने बिल्कुल कहा, पैरासाइट्स की तरह चिमटे हुए हैं अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इनकी कारकर्दगी सिफर है। लेकिन घूम फिर के इस दफा भी यही बात हो रही है कि बड़ी सर्जरी की बात हुई है, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाएगी बात। आप देख लीजिएगा कि कोई बड़ी सर्जरी नहीं होगी लेपा पोती होके, और पाकिस्तान क्रिकेट उसी तरह चलती है। सर्जरी क्या होती, 3 जो निकाले गए उनमें से एक तो चले गए, सर्जरी वो बिल्कुल सेहतियाब हो गए ना, इसलिए चले गए। सही कह रहे हैं। सर्जरी ये नहीं होती कि सर्जरी तो देखिए ये होती है कि जिस तरह के जिस जमाने में जावेद मियाँदाद को कप्तान नूर खान ने बनाया था और उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ, 7 खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नई टीम, तो वो उसमें आप देखिए कि मतलब रमीज, सलीम मलिक, आकाश वगैरह उन्होंने हरा दिया श्रीलंका को। तो फिर वो लोग अनकंडीशनली वापस आए। ये 82 की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर ना, वो होती है कि सर्जरी के आपके पास बेंच पे इतने लोग तैयार हैं, ठीक है, कि आप उनको मुतबादिल दे सकें। क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान की टीम जिस तरह से रिशाद साहब बता रहे हैं कि एकेडमी जो है वो तो जिसे कहना चाहिए कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी बनी हुई है ना, कि लंच बड़ा अच्छा हो रहा है, बल्कि जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी उस कमेटी के कई अरकान तो दोपहर का खाना वहीं खाते थे जाकर। तो बजाय इसके कि क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करें, क्या वो अपने पेट की तरक्की के लिए काम करते हैं ये लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं, क्योंकि हम बिगनर्स थे जब अकेडमी शुरू हुई थी, तो ये एक वहां पर शुरू से ही एक आप कैसे जिस तरह कब्जा ग्रुप नहीं होता है, माफिया कब्जा कर लेता है किसी चीज के ऊपर, तो फिर अपने लोगों को वो ले आते हैं। ये ज्यादातर जो बिल्डर माफिया होता है, ये वो जो चाइना कटिंग आपके कराची में चल रही होती है, तो जो कब्जा होता है इसी तरह का कब्जा इधर कुछ लोगों ने किया हुआ था नेशनल अकेडमी में। और वो सब में अपने आप को किसी ने बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, किसी का भतीजा, कोई रिश्तेदार, वो सब ओब्लाइज हुए थे। और ये बिल्कुल सही साहब कह रहे हैं कि भूत बंगले का मंजर पेश करती थी। मुझे याद है एक दफा ये मैं और तनवीर अहमद, हमारा ब्रॉडकास्टिंग का कैंप लगा हुआ था, तो हम स्विमिंग करने के लिए वहां पर आए, वो खाली पड़ा हुआ था। तो तनवीर अहमद को उसने स्विमिंग पूल से निकाल दिया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेटर नहीं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो ये तो इनका माइंडसेट था, ये जो अभी तक सिस्टम चला रहे हैं, और ये इनका हाल है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये इसको सही करना मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। सही कह रहे हैं आप। और इज्जत सैयद साहब, जिनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक था कि अगर अपनी टीम वीम कोई चलाते थे, वो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बन गए थे। आप बताएं कि इतना जुल्म, और पहले भी उन्होंने कहा जब चेयरमैन हटे तो वो हट गए, फिर जब सेठी साहब आए तो बन गए रिशाद साहब। ये क्या है? ये मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नकवी साहब को कि इस माफिया से जान छुड़ानी होगी। जी जी नहीं, बिल्कुल मिर्जा, सर्जरी की जरूरत तो वहां है, यानी असल में टीम के साथ सर्जरी नहीं, पहले वो चीजें तो आप ठीक करें, वो सर्जरी खुद ब खुद हो जाएगी। अगर मेरिट पे सही लोग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर वहां होंगे, ये तो कब से सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन कब से सीख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। एक कुछ बेहतर काम यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि एक ग्राउंड्समैन, एक क्यूरेटर को बुलाया है कि वो टोनी हेमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के आए। जी जी, तो उन्होंने पिच की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। तो वो उसमें मैं समझता हूं कि अगर एक बाउंसी ग्रीन टॉप विकेट्स बनाएं जिसपे पाकिस्तान के बैट्समैन को इसकी तैयारी मैसर आए कि वो अच्छी पिचेस पे खेलें और उसके बाद बाहर जाके परफॉर्म करें, वो एक डेफिनेटली एक ऐसा इक़दाम है। लेकिन ये कि एक ओवरऑल, जैसे भी आपने भी कहा, रऊफ ने भी, कि एक उस लेवल पर सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे मरीज हैं, इनकी सर्जरी की जरूरत है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान की हैसियत से बहुत दिनों से ये चे में गोइयां हैं। बाद लोग कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, बाद लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी बरकरार रखेंगे। इस पर अब्दुल रऊफ से और रिशाद महमूद साहब से पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारा इंतजार कीजिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ से, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। ब्रेक पर जाने से कबल जो हमने बात की अब्दुल रऊफ से पता करते हैं। अब्दुल रऊफ, बताइए, आपको लग रहा है अपने तजुर्बे की रोशनी में जिस तरह से खामोशी है, सन्नाटा है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गैरी कर्स्टन की या कप्तान की कोई रिपोर्ट है जिसमें कि शाहीन शाह अफरीदी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है कि जो वो शाहीन शाह अफरीदी टीम मैन नहीं थे, और शायद उन बाज़ जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बेचारे किसी न किसी का माउथ पीस बने होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उन पे 1 साल की पाबंदी लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप क्या देखते हैं इसको? इकबाल, इसमें बेसिक जो फॉल्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का फॉल्ट होता है, क्योंकि जब आपकी कंट्रोवर्सी डेवलप होती है टीम के अंदर या टीम में कुछ ग्रुपबंदी होती है या इस तरह की कुछ चीजें लीक आउट होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसकी ग्रिप बहुत कमजोर है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से ये चीजें शुरू थी और पिछले 2-3 हमारे चेयरमैन बिल्कुल इस चीज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। तो और वो वक्तन फवक्तन बल्कि इस टीम के अंदर एक ग्रुपिंग का वो बीच भी बोते रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक मेजर जो फॉल्ट आता है, जो बार बार चेंजिंग होती है, आज चेयरमैन जाता है वो अपना नया बंदा अपनी टीम लेकर आता है, उसको जो पीछे डीप रूट्स होती है, डीप काजेस होती हैं, उनका पता नहीं होता है, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो नया कैप्टन नहीं डेवलप कर सकते, वो रिप्लेसमेंट नहीं प्लेयर्स की डेवलप कर सकते। नतीजा इसका क्या निकलता है कि आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है उन्हीं बॉलर्स का, उसी कैप्टन का और उन्हीं बैट्समैन का जो जिनका बार बार फेलियर हो चुका होता है और जिनकी वजह से पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट बार बार डैमेज हो चुका होता है और जिनकी वजह से पाकिस्तान की टीम बार बार सफर कर रही होती है। तो ये एक प्री प्लान्ड एक ग्रुप होता है जो कि एक्टिव होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नए लोग आते हैं, नई टीम आती है, नया चेयरमैन होता है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं होता डीप्स का, तो उसके बाद फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हीं प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू। जिस तरह आपके सामने ये वर्ल्ड कप की मिसाल है कि बाबर आजम का पिछले 2-3 साल इंतहाई फ्लॉप रहे, कोई सीरीज वो नहीं जीता, टेस्ट सीरीज, एशिया कप, वर्ल्ड कप सारा कुछ आ गया, मगर उसको रिटेन करना पड़ा कैप्टन। तो आपके शादाब खान को दोबारा लाना पड़ा, 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, हारिस राउफ इंजर्ड थे, फिर उसको बुलाया। अब वो आपकी मोहम्मद आमर या जो इमाद वसीम थे वो पूरा साल टीवी पर बैठकर आपकी टीम को और आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाते रहे। आपको रिटायरमेंट वापस लेकर उनको खिलाना पड़ा, अनफिट प्लेयर्स को आपको शामिल करना पड़ा, सारा क्राइटेरिया बाईपास करके उस्मान खान को आपको टीम में डालना पड़ा। तो ये क्या होती है, ये इनकॉम्पिटेंसी होती है हाईएस्ट लेवल पे। तो जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके पास ऐसे विजनरी लोगों की एक टीम नहीं होगी जो हाईली एजुकेटेड हो, जो इसकी रूट्स को समझते हो, इसके काजेस को समझते हो और जो आपको एक सिंसियर मशवरा दें, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए सिस्टम को आगे बढ़ाना। रिशाद साहब, अब अब्दुल रऊफ ने सबका जिक्र, हसन अली को हम भूल गए। हसन अली आजकल बयानात दे रहे हैं, उन्होंने कहा सर्जरी के लिए आलात की जरूरत होती है। मतलब अजीब और गरीब किस्म की हरकतें, और वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पूछना चाहिए उनसे कि वो भी अचानक आ जाते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में अचानक आ गए टीम में, अभी T20 वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में लगाने की कोशिश की जा रही थी शामिल करने की, लेकिन वो नहीं हो सके। तो आप नहीं समझते कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो कोई अजब नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ फिर अचानक हसन अली का नाम आ जाए, कोई इसमें बिल्कुल बैद नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात ये कहूंगा कि अनसर्टेनिटी की आपने बात की कैप्टनसी पे, ये टीम के और प्लेयर्स के लिए, उनके मोरल के लिए बड़ी खराब चीज है। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में भी पूरी दुनिया की कंट्रीज में सबसे आखिर में पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ, T20 टीम, एक हफ्ता पहले, जबकि सारी सबसे ज्यादा T20 पाकिस्तान ने खेले, लेकिन सबसे आखिर में उनका ऐलान, टीम ही सेटल नहीं हो सकी, जो उसके नजर आया वहां पे कि T20 चेयरमैन साहब ने मदाखलत की, उन्होंने कहा कि आपने मशवरा नहीं किया, मैं अब ऐलान करूंगा 1 घंटा पहले। मैं यही कह रहा था कि उसमें फिर ये सिचुएशन, अभी भी वही सिचुएशन है जैसे आपने अभी बांग्लादेश की टीम जो है वो आ रही है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और अभी तक भी यही रूमर्स चल रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो टीम से नहीं होंगे, उनको सजा मिलेगी, बाबर आजम बनेंगे या रिजवान बनेंगे या कौन बनेंगे। बाबर आजम को तो उन्होंने सोचा व्हाइट बॉल के लिए, शान मसूद का ऐलान कर दिया है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है। जी हाँ, और ये अनसर्टेनिटी जो है ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ये बड़ी मोरल डाउन करती है प्लेयर्स का। मैं समझता हूं। अब्दुल रऊफ, आप तो खेले हैं पाकिस्तान टीम में, रिशाद साहब की इस बात से कितना इत्तेफाक करेंगे? आप भारत की एग्जांपल ले लेना कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, वो शुभमन गिल को कप्तान की हैसियत से लेकर आगे चल रहे हैं। हालांकि KL राहुल भी हैं उनके पास जसप्रीत बुमराह भी हैं जो कप्तानी कर चुके हैं, और उनके अलावा हार्दिक पांड्या भी हैं कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वहां डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्यों डिफरेंट है?
इकबाल भी वही बात मैंने की है कि वो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उनका जो थिंक टैंक होता है वो जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, विजनरी और एजुकेटेड लोग होते हैं, उन पर मुश्तमिल बेस करता है और वो बड़ा देख पा के प्लानिंग भी करते हैं, आगे 5 साल का रोड मैप भी देते हैं और जिस तरह के डिसीजन होते हैं उनमें भी पायदारी होती है। आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, कमन से वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने, मिचेल मार्श को कैप्टन बना दिया, इसी तरह उसको मार्गन को साउथ अफ्रीका ने बना दिया, इवन जो स्टोक्स जैसा वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला टेस्ट क्रिकेट के लिए। फिर इंडिया ने धोनी का जो एक्सपेरिमेंट किया था उनके होते हुए सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में, वो उनको बहुत ज्यादा उसने इंडियन क्रिकेट को बूस्ट दिया। फिर अभी जो रोहित शर्मा को बनाया उन्होंने, उसने इंडियन क्रिकेट को बहुत ऊपर लेकर गया। अब जो लेटेस्ट डिसीजन है, अब देखिए क्योंकि टीम वर्ल्ड कप में खेल रही थी और उन्होंने एक बिल्कुल नई टीम शुभमन गिल को देकर जिम्बाब्वे भेजी थी और एक उनके पास कैप्टन स्ट्रेंथ बिल्कुल तैयार है। तो जो विजनरी लोग होते हैं इस तरह फैसले करते हैं, तो हमारे जैसे होते हैं अनपढ़ होते हैं, स्पार्सी कल्चर नेपोटिज्म, वे उसका भाई है उसको पकड़ लिया, उसकी पुप्पी का बेटा है उसको ले आया, उसके मामू का बेटा उसको ले आओ, उसका दामाद है उसको ले आओ, उसका भांजा है उसको ले आओ, तो फिर वहां पर फैसले इस तरह नहीं होंगे। वहां पर इसी तरह होगा कि ये फेवरेटिज्म लगा रहेगा और ऑब्लिगेशन का खेल चलता रहेगा और उसमें नेशनल इंटरेस्ट है वो बुरी तरह डैमेज होती है। ठीक, रिशाद साहब, बाबर आजम दुनिया, अब देखें हसारंगा ने कप्तानी छोड़ दी, फिर उसके अलावा केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी, उनकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, फिर बहुत तनकीद, हाँ रोहित शर्मा रिटायर हो गए, लेकिन बाबर आजम जो है वो अच्छे दुनिया के बेहतरीन टॉप प्लेयर्स में, अब उनकी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं से उनको इस बात की जो है वो जो है यकीन दहानी कराई गई है कि आप कप्तान रहेंगे, इसलिए वो आके खामोशी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो मीडिया मैनेजर जो उनकी प्राइवेट है वो उनकी खूब हाईलाइट्स कर रहे हैं, तो आप नहीं समझ रहे एक आदमी जबरदस्ती टिका रहना चाहता है, ये ज्यादती नहीं? बिल्कुल ज्यादती है। अच्छा, ये उनकी अपनी गेम पे इतना पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ। और आप देखिए कि ज्यादातर क्रिकेटर्स ने जो इंटरव्यू दिए हैं, आज ही शोएब मलिक का भी इंटरव्यू छपा है, उन्होंने भी उनको ये राय दी है कि आप कप्तानी छोड़ दें, आप अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें। भारत को देख लें, विराट कोहली ने कप्तानी नहीं की, किस तरीके से वो एज अ टीम खेले, और भी एग्जाम्पल जिस तरह अब्दुल रऊफ दे रहे थे कि जॉस बटलर ने कप्तानी की, बेन स्टोक्स नहीं खेले, बहुत सारी मिसालें हैं। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं है, और ये आप देखिए कि मिसबाह उल हक जैसे इकोनॉमिस्ट आदमी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि 5 साल में मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी बाबर आजम में कि उन्होंने कप्तानी सीखी हो या उनको कप्तानी बेहतर वो कप्तान बने थे, सब कुछ वही थे। वही मैं कह रहा हूं, अब वो ये बात कर रहे हैं, तो अब ये बाबर को भी वो मैसेज क्लियरली सुनना चाहिए, वो समझना चाहिए कि कप्तानी फिर मिल जाएगी उनको, यकीनन वो अभी यंग हैं, उनको कप्तानी फिर मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें कप्तानी की हवस नजर आ रही है, यहां तक कहूंगा कि वो बिल्कुल यानी किसी तरह से छोड़ने पर तैयार नहीं, तो वो चीज उन पर तनकीद का बायस बन रहा है। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से भी उनकी राय पूछेंगे कि बाबर आजम क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या दिलचस्पी, क्या वो अपने ग्रुप के लड़कों को पाकिस्तानी टीम में देखना चाहते हैं एज अ सिलेक्टर, एज अ कैप्टन। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल रऊफ से पूछते हैं, रिशाद साहब से हमने कप्तानी के हवाले से पूछ लिया। अब्दुल रऊफ, इतने लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए बजाय इसके कि वो कप्तानी के पीछे दौड़ें, लेकिन जिस तरह की पुरस्कार खामोशी उन्होंने इख्तियार की है अमेरिका से आने के बाद, और जिस तरह जो उनके मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग एक रिपोर्ट लीक कर रहे हैं कि कप्तान ने रिपोर्ट दे दी कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, हालांकि ऑफिशियली तो ये नहीं आई, और इफ्तिखार अहमद और उनके साथ इमाद वसीम थे। आपकी क्या राय है, बाबर को कप्तानी बरकरार रखनी चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में, या उनको अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए बाबा, जो एक चीज समझने वाली है बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान का कैप्टन होता है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, और वो पूरी पाकिस्तानी कौम का रोल मॉडल होता है। 25 करोड़ आवाम आपकी और सब की सब उसको देख रही होती है। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है या जो बाकी लोग हैं, जो थिंक टैंक है, वो इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो विजनरी फैसले करें। विजनरी फैसला क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट में फैसला होता है, मुल्की मुफाद में फैसला होता है, आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखकर, विजन को देखकर और प्लान करके फैसला होता है, आगे रोड मैप देख के फैसला किया जाता है।
और फिर जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान की टीम की नहीं होती है, उस पर आपका पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। वो एक रोल मॉडल होता है हर बच्चे के लिए, हर एक क्रिकेट लेगेसी को सेट करता है। आप देखिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को एजुकेट करता है और ना हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एजुकेशन और इतनी होती है कि उससे कोई विजन आए और उनका ब्रॉड माइंडेड हो। अब देखिए कि जो मैं आपको कमेंस की मिसाल देता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जितवाया, उन्होंने एशेज जितवाई ऑस्ट्रेलिया को और उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के। अब उन्होंने टीम मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में बैठकर ऑस्ट्रेलियन जो इंटरेस्ट था उसको सामने रखकर, फ्यूचर प्लान को सामने रखकर उन्होंने मिचेल मार्श को इस वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनवाया। ये होती है थिंकिंग, ये होती है एक एजुकेशन, ये होता है एक विजन, एक लीडर की सोच, एक अप्रोच। ये नहीं होती कि आपकी हर चीज आपके गिर्द घूमती रहे, और ये किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है, मेरा ख्याल है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये कह रहे नहीं छोड़ेंगे, क्या दोस्ती यारी भी तो बड़ा हो गया ना, जिस तरह शादाब खान को उन्होंने फेवर किया, वही शादाब खान जो वर्ल्ड कप में कोई विकेट नहीं लेते, लंकन प्रीमियर लीग में हैट्रिक्स करने लग गए। तो ये क्या है? और फिर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत नहीं दी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को वहाँ ग्लोबल T20 कनाडा में, और यहाँ पर जो 100 हो रही है इंग्लैंड में, वहाँ नसीम शाह को नहीं दी जिनका 4.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। सवाल ये पैदा होता है कि जब ड्राफ्टिंग होती है, आप अपने प्लेयर्स को अलाउ कैसे करते हैं? जब आपने नहीं जाने देना तो अलाउ नहीं करना चाहिए ना। फिर आप दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कशीदा कर रहे हैं कि आप अपने प्लेयर को पहले इजाजत दे रहे हैं, ड्राफ्टिंग में जाओ, वो सेलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक वो इंटरनेशनल सीजन है उसकी वजह से। तो आप नहीं समझते कि यहां पर भी पीसीबी को पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी? जी बिल्कुल मिर्जा, और इसमें भी हैज़ार्ड प्लानिंग ही नजर आती है कि जैसे आप बिल्कुल आप कह रहे हैं सही कि जब वो ड्राफ्टिंग में चले गए तो इसका मतलब है कि उनको आपने अवेलेबल कर दिया कि वो जा रहे हैं, लेकिन एकदम से उन पर पाबंदी लगा देना, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन वरना द 100 के ऑर्गेनाइजर्स तो सू भी कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आखिर वक्त में आपने प्लेयर्स को रोका जिससे हमारी टीम जो है वो बेहतर। आमिर को एक बुला लिया, ओवल वालों ने एक ही मैच के लिए आमिर को बुला लिया। जी जी हाँ जी हाँ, लेकिन ये चीजें जाहिर ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कर रही हैं। और जहां तक एक बात मैं चलते चलते कह दूंगा कि ये देखिए जो शाहीन अफरीदी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, ये तो सबसे बड़ा इल्जाम बाबर आजम पे 4 साल से लग रहा है कि उन्होंने अपना ग्रुप बनाया कर रहे हैं। पहले बेचारा उस्मान कादिर को उसके साथ टैग कर रहे थे, कितने लोग, हसन अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मतलब वो पहले उनको चेक करना चाहिए या फिर इनको चेक करना चाहिए। अब्दुल रऊफ, आखिरी जुमला बताइए क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आप कितना इत्तेफाक करेंगे रिशाद महमूद साहब की गुफ्तगू से? ये बिल्कुल ठीक है रिशाद भाई, और मेरा ख्याल है कि अगर इन जैसे सीनियर लोगों की बातें सुने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आप लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर फैसले कर सकता है, बजाय कि वो डिपेंडेंट रहे उन्हीं जो नई मीटिंग लेकर आते हैं और नए मशवरे देते हैं, और फिर वो भी क्योंकि वीक होते हैं, वीक फुटिंग पे होते हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से। जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से डरेंगे तो फिर नेशनल इंटरेस्ट आपका सफर करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे और उनको अपनी टांगे मजबूत करके उनके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, आपने हमें वक्त दिया, हमेशा आप हमारी कॉल पर आ जाते हैं। रिशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।